अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस ऑन द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रेड 9 मैथ। तो आज हम सीखने जा रहे हैं चैप्टर 6 एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग एंड लर्निंग मैथ हियर। तो चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ग्रेड 9 मैथ यूनिट 6 जो कि हमारे पास अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, और इसकी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 6.1। तो इसका पहले हम थ्योरी पोर्शन स्टडी कर लेते हैं, जो कि इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं HCF और LCM का। अब HCF से मतलब क्या है? HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हम एक्चुअली फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो अभी तक हमने कोई भी हमारे पास इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसमें 3 टर्म्स होती थी, रिमेंबर, तो उसमें से हम फैक्टर्स बनाना सीख लेते थे। या अगर एक नंबर है जैसे कि 10 है, तो इसके मैक्सिमम पॉसिबल हम फैक्टर्स कैसे निकालते थे? 1 टाइम 10 इज़ 10, 2 टाइम 5 इज़ 10, और कोई ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 आता है तो वो भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाते थे फैक्टर्स, राइट। या अगर हम वेरिएबल्स इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसमें से कॉमन ले लेते थे, ठीक है। तो वो तो हमने सीख लिया फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। फिर उनमें से अगर कुछ कॉमन होते थे उन फैक्टर्स में से, तो वो क्या बन जाते थे हमारे पास? कॉमन। यानी सबसे पहले हमने फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उन फैक्टर्स में से जो जितने भी कॉमन आ रहे होंगे ना, वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो वो आपके पास बन जाएंगे कॉमन फैक्टर्स। फिर उन सारे कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे हाईएस्ट कॉमन होगा ना, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सो वो हमारे पास कहलाएगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। अब इसी तरह नेक्स्ट क्या है? एलसीएम। एलसीएम से क्या बनता है आपके पास? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो अब और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? इट इज़ सिंपल, ये आपने याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। यानी कि पहले हम इनके ना फैक्टर्स निकाल लेंगे और कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे वो, और जो कॉमन नहीं आ रहे होंगे, यानी जो कि बाकी बच जाएंगे, उन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का आपने क्या ले लेना है? प्रोडक्ट, यानी कि कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो एलसीएम के केस में हमने पहले कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, फिर जो बचेंगे वो हमारे पास कहलाएंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, राइट। चलिए अब इसमें देख लेते हैं पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अब हम HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये बेसिकली ना हमारे पास 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। HCF को हमने 2 डिफरेंट मेथड से सीखना है, जो कि हैं हमारे पास। HCF को हम सीखेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन, कि फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं HCF, और सेकंड हम सीखेंगे HCF को बाय डिवीजन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, हाउ टू फाइंड HCF बाय डिवीजन। इसी तरह LCM के भी हम 2 मेथड सीखेंगे, एक बाय फैक्टराइजेशन LCM कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे, और सेकंड बाय लॉन्ग डिवीजन, और बाय डिवीजन हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये चारों मेथड्स हम सीखने जा रहे हैं। तो पहला हम देख लेते हैं विच इज़ फाइंडिंग HCF बाय फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास ये एग्जांपल है, फाइंड HCF ऑफ, हमारे पास ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है। एक ये एक्स स्क्वायर माइनस 4, देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एंड देन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने इन सब के ना फैक्टर्स निकाल लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास फार्मूला शेप बन रही है ना। अगर इसको मैं, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम 2 इज़ 4 होता है। तो मैंने अब जब हमने ऐसे करके लिखा तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, इफ़ यू रिमेंबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको एक्सपैंड कर लें तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस 2, क्योंकि हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है हमारे पास? ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, राइट। तो वही चीज़ है, इन दिस केस योर ए इज़ एक्स एंड बी इज़ 2, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस 2। अब सेकंड ले लेते हैं एक्सप्रेशन, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसको ना सॉल्व करने के 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। यहाँ फार्मूला यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूले की शेप में ए प्लस बी होल स्क्वायर, या आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हमने ना फार्मूला के तरीके से सॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बना लिया करें, विच इज़ ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2ab, यानी हम वैल्यूज़ नहीं पुट कर रहे, सिर्फ ब्रैकेट्स पुट कर रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास ना स्ट्रक्चर बन चुका है फार्मूले का, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो किस वैल्यू का मैं स्क्वायर करूँ तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सो दैट इज़ एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2a। अब इस केस में आपके पास a ऑलरेडी हमें पता है विच इज़ एक्स, तो वो एक्स मैंने इधर भी लिख दिया, 2ab। अब ये b की वैल्यू मुझे नहीं पता, अब ये आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं,
ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो कैसे निकलेगी, अभी यहाँ तक मेरे पास ऑलरेडी वैल्यूज़ मौजूद हैं 2x, तो यहाँ पे मैं किस वैल्यू से और मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 4x आ जाएगा, तो वो है 2। अगर यहाँ से आपको नहीं भी समझ आता तो आप लास्ट वैल्यू से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे क्या है b², यानी किस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, दैट इज़ 2। तो हमें पता है a² + 2ab + b², तो ये b की वैल्यूज़ होती हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2। अब ये जो हमारे पास फार्मूला है a² + 2ab + b², ये किसके इक्वल होता है, a + b होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 2 होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि ये आपके पास बन रहा है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे देखें आपके पास, और ये किसके इक्वल होता है, a + b होल स्क्वायर। इन दिस केस योर a इज़ x एंड b इज़ 2। अब ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको मैंने अलग अलग करके लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे x + 2 दो दफ़ा आ रहा है, तो मैंने ये अलग अलग करके लिखा। इनकी पावर्स क्या आ जाएंगी 1 1। इसी तरह थर्ड एक्सप्रेशन देख लें, विच इज़ 2x² + x - 6। अब इसको हमने ना फार्मूले से नहीं किया, मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए क्या मेथड हमने सीखा था, अब ये जो है ना आपके पास ये एक्सट्रीम टर्म्स हैं दोनों। ठीक है, तो इन दोनों के जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है 2, और लास्ट वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है जो क्या है 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ रहा है 12। इट मीन्स अब हमने ना इस 12 के फैक्टर्स बना लेने हैं, तो इस 12 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 1 × 12 = 12, 2 × 6 = 12, 3 के टाइम टेबल में आता है 12, यस 3 × 4 = 12, और फिर 4 × 3 आगे ये वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो रही हैं। 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12, 12 × 1 = 12, राइट, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने देखना है कि यहाँ पे मेरे पास देखिए मिडिल वैल्यू क्या है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है। अब मैं इसमें से कौन सा पेयर चूज़ करूँगा कि उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास +1 आ जाए, राइट। तो ये देखें 2 और 6 को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 1 तो आएगा नहीं, इसी तरह इसमें भी नहीं आएगा। तो ये पेयर है जिसको हम अगर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास 1 आ जाएगा। अब वो कैसे आएगा, वो अगर हम इसे इस तरह से सॉल्व करें 4 - 3 तो मेरे पास 1 आ जाएगा, राइट। तो अब ये जो +1 है ना इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा 4 - 3 में। तो ये देखें ये जो +1 था इसको स्प्लिट कर दिया 4 - 3, यानी कि ये हो गया 4x - 3x। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 2 पेयर्स बन जाएंगे। ये आपके पास फर्स्ट पेयर बन गया, ये हमारे पास सेकंड पेयर बन गया, राइट। इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, चलें। ये हमारे पास फर्स्ट पेयर बन जाएगा, ये मेरे पास सेकंड पेयर बन गया। अब इनमें से कॉमन ले लें, तो फर्स्ट पेयर में से कॉमन आ जाएगा 2x, रिमेनिंग वैल्यूज विल बी x + 2, और सेकंड पेयर में से कॉमन आ जाएगा -3। तो जब -3 कॉमन ले लेंगे बाकी वैल्यूज़ बच जाएंगी x। और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे साइन इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो जब यहाँ पे माइनस कॉमन लिया हुआ ना, तो ये माइनस भी बाहर कॉमन आया हुआ, तो पीछे वैल्यू क्या बच जाएगी प्लस। या आप इसे दूसरे तरीके से यूँ कर सकते हैं कि माइनस ऑलरेडी मौजूद है, अब इस माइनस को मैं किस साइन से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वापस माइनस आ जाएगा, सो दैट इज़ प्लस। अगर माइनस अगर करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हमें माइनस लाने के लिए यहाँ पे प्लस लिखना पड़ा है। माइनस प्लस विल गिव यू माइनस, और 3 कॉमन है तो बाकी पीछे क्या रह जाएगा 2। 3 × 2 = 6, राइट। अब हमारे पास ये एक टर्म आ चुकी है, ये टर्म आ चुकी है, इन दोनों में से x + 2 कॉमन है, वो मैंने कॉमन ले लिया, तो बाकी पीछे जो वैल्यूज़ बच जाएंगी वो हमारे पास है 2x - 3। ठीक है, अब ये देखें, अब हमने यहाँ से क्या करना है, इन तीनों टर्म्स में से अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब ये जितने भी आए ना, ये फर्स्ट टर्म का कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर्स आ चुके थे, ये सेकंड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आ चुके, और ये थर्ड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब इनमें से देख लें हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर है, मतलब इन तीनों में जो कोई कॉमन हो, तो वो हमारे पास x + 2 x - 2 x + 2, यहाँ पे देखें x + 2 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे भी x + 2 है और यहाँ पे भी x + 2 है, तो ये हमारे पास कॉमन है और एक ही है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है, राइट। तो इसी तरह हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, x + 2। समझ आ गया क्वेश्चन। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चन था कि हाउ टू फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन, राइट। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, विच इज़ हाउ टू फाइंड द HCF बाय डिवीजन। अब हम डिवीजन के मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे HCF, तो देख लेते हैं। वही से उन्होंने सेम क्वेश्चन लिया हुआ है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये गिवन है, इक्वेशन है विच इज़ P(x), ये सारी गिवन है। Q(x) हमारे पास ये गिवन है, हमने HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास इसको कैसे करना है हमने सॉल्व, ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आएगी ना, उसे हम क्या कहते थे, डिविडेंड। वो क्या आपके पास जो हमेशा बड़ी वैल्यू होगी ना, जिसमें टर्म ज़्यादा है, वो हमेशा आप स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है P(x), तो ये अंदर आ जाएगा,
और जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं वो क्या है हमारे पास, क्यू ऑफ एक्स। तो हमारे पास ये जो टर्म है ये क्या बन गया, डिवाइज़र, राइट, यानी इसे हम डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब चलें हम डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यानी कि मैं इस वैल्यू को एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा, तो वो है मेरे पास 1 टाइम एक्स क्यूब इज़ एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसके साथ अगर कोई साइन भी नहीं है तो प्लस है। और हमेशा हम जब डिवाइड कर रहे होते हैं हमेशा हम माइनस करते हैं ना, इफ़ यू रिमेंबर कि अगर मैं इस 10 को डिवाइड करता हूँ 3 पे, सो 3 टाइम 3 इज़ 9, तो इसके बाद हमेशा हम क्या करते होते हैं, माइनस ही करते होते हैं, प्लस तो नहीं करते। तो जिसके बाद हमारे पास कुछ रिमाइंडर आ जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया है। ठीक है, और जब हम माइनस करते हैं ना, तो जो भी आपके पास सेकेंड इक्वेशन लिखी होती है इसके आप हमेशा साइंस चेंज कर देते हैं। अच्छा, पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद इस पे आते हैं। सो 1 टाइम एक्स क्यूब इज़ एक्स क्यूब। अब इसी तरह इस 1 को पहले हमने इससे मल्टीप्लाई किया, अब हम इसी 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस 1 को ना हमने कम्प्लीटली इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, समझिए। सो 1 टाइम एक्स क्यूब इज़ एक्स क्यूब एंड देन 1 टाइम, अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है अगर प्लस के साथ, तो 1 के साथ तो कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस और माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस, एंड 1 टाइम 7x इज़ 7x एंड देन दिस प्लस एंड दिस प्लस विल गिव यू प्लस एंड 1 टाइम 6 इज़ 6। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ नोट करें कि जो मैंने 7x है ना ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो हमेशा कोशिश किया करें कि जो लाइक टर्म्स होते हैं ना, लाइक वेरिएबल्स, उन्हीं के नीचे आप आंसर लिखें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें आपके पास ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, दिस बिलोंग्स टू अ डिफरेंट क्लास, तो हमने लाइक टर्म्स के नीचे ही वैल्यूज़ लिखनी है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एप्पल्स के नीचे एप्पल्स ही आएंगे, ऑरेंजेस के नीचे ऑरेंजेस आएंगे, ठीक है, स्ट्रॉबेरीज़ के नीचे स्ट्रॉबेरीज़ आएंगी, राइट, यानी इनको हमने अलग अलग पैक कर दिया है बॉक्सेस में। ठीक है, अब हमने सेकंड स्टेप क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस जब भी करेंगे ना आपके पास जो सेकेंड इक्वेशन है उसके साइंस हमेशा चेंज हो जाएंगे। अगर वो प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में। तो ये प्लस क्या किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, ये माइनस चेंज हो गया प्लस में, और ये प्लस चेंज हो गया माइनस में। और इन साइंस को ना आप कोशिश क्या करें, सर्कल कर दिया करें। और इस सर्कल करने का पर्पज़ क्या होता है, आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि नाउ दीज सर्कल साइंस आर द न्यू साइंस ऑफ योर सेकंड इक्वेशन, कि जो हमने साइन सर्कल किए हुए हैं ये अब आप नए साइंस हैं सेकंड इक्वेशन के। अब इस दिस इज़ नॉट प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, अब ये बन चुका है माइनस एक्स क्यूब। नाउ दिस इज़ प्लस 7x एंड दिस इज़ माइनस एक्स। ठीक है, तो जब ये हमारे पास यहाँ पे देखें प्लस एक्स क्यूब है, ये माइनस एक्स क्यूब है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लें, प्लस 14 एंड प्लस 7, सो 14 प्लस 7 इज़ 21x एंड माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14। ठीक है, तो ये माइनस 14 है। अब हमने अगेन आगे सॉल्व करना है। अच्छा, आगे अभी हमने सॉल्व करना है कि नहीं वो हम कैसे पता चलेगा। अभी यहाँ पे देखें इसकी मैक्सिमम पावर क्या आ रही है 2, और जबकि मेरे पास डिवाइज़र क्या है 3। इट मीन्स कि जो मेरे पास डिवाइज़र है जिस नंबर से डिवाइड करना है वो बड़ी वैल्यू है, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है अगर हम इसको नंबर्स में समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर अंदर है 5 और जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो 7। अब 7 के टाइम टेबल में 5 तो नहीं आता ना, क्योंकि मेरे पास 7 बड़ी वैल्यू है। सो जब मेरे पास डिवाइज़र बड़ा हो और डिविडेंड वैल्यू छोटी हो तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता। तो उसका एक ही ऑप्शन होता है कि हम डेसिमल्स में अपनी वैल्यूज़ ले जाएँ। ठीक है, लेकिन वो अभी हमारे स्कोप ऑफ वर्क का हिस्सा नहीं है, तो हम अभी तक यहीं पर रहते हैं। ठीक है, अब चूंकि हम डिवाइड नहीं कर सकते थे इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दिया। अब यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे कुछ कॉमन निकल सकता है, तो इन तीनों टर्म्स में देखें तो हमारे पास -7 हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब -7 कॉमन ले लिया तब पीछे वैल्यूज़ के बचेंगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये वैल्यूज़ बच गई। अब इसमें हमने ना -7 को इग्नोर कर देना। अब उसकी रीजनिंग क्या है कि हम -7 को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। इफ़ यू डू रिमेंबर कि जब हम फैक्टर्स निकाल रहे होते थे तो उसको हम हमेशा इक्वल टू 0 पुट करते थे ना, तो इसको भी आप सपोज कर लें कि हमने इसको ना 0 के इक्वल पुट कर दिया। जब 0 के इक्वल पुट कर दिया, अब ये -7 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। और हमने ये चीज़ सीखी हुई है कि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल गिव यू 0, राइट, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये वापस आपके पास 0 ही बन जाता। ठीक है, और यहाँ से ये -7 हट गया। ठीक है, तो चाहे इस तरह से कर लें या डायरेक्टली आप लिख लें इग्नोर -7, दोनों तरीक़ों से। ठीक है, तो जब हमने ये इसको इग्नोर कर दिया, पीछे वाली हमारे पास बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब ये हमारे पास फाइनल आ चुकी है वैल्यू जब हमने इसको सॉल्व किया था। अब यहाँ से क्या करना है आपने
कि ये जो वैल्यू है ना, जो हमारे पास अब ये बेसिकली क्या बन गया आपके पास, रिमाइंडर ही बचा ना ये हमारे पास। अब ये जो रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर आपके पास क्या बन जाएगा, डिवाइज़र। यानी कि ये वैल्यू अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ये आपके पास स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका डिवाइज़र बन गया। अब क्वेश्चन है कि इस स्क्वायर रूट के अंदर कौन सी वैल्यू है जिससे हमने इसको डिवाइड करना है। तो जो आपके पास पहले डिवाइज़र था ना, ये वाला x³ - 7x + 6, ये आपके पास आ जाएगा, ये अब बन जाएगा हमारे पास डिविडेंड, ये आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये चीज़ बस समझने की, जो रिमाइंडर बचा वो डिवाइज़र बन जाएगा, और जो पहले से डिवाइज़र था वो आपके पास डिविडेंड, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी वैल्यू। समझ गए यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखें कि अब मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू थी x³ - 7x + 6, x³ - 7x + 6। अब यहाँ पे आपके पास ना एक टर्म मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पावर की बात करें, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पे पावर क्या है 1, तो यानी इन दोनों के बीच में एक और पावर भी आती है विच इज़ 2, तो वो मिसिंग थी, तो वो मैंने ना खुद से ऐड कर दी और उसके साथ लिख दिया 0, क्योंकि 0 टाइम्स जब हम x² करेंगे तो वापस 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये क्यों ऐड किया, क्योंकि जब हम इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे ना, तो इन केस अगर मेरे पास स्क्वायर टर्म आ जाएगी तो हम इसके नीचे लिख लेंगे। तो ये बस इसका एक फ़ायदा है। अगर नहीं भी आप करते तो फिर इस वैल्यू को आप एंड पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कर दें तो भी ठीक है, +0x² नहीं करें तो भी ठीक है, कर दें तो ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा क्वेश्चन, तो कोई परेशानी नहीं होने वाली सॉल्व करते हुए। अब हमने इनको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डिवाइज़र में मैक्सिमम पावर क्या है, स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, क्यूब। यानी इस x² को मैं किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँ, इस x² को मैं किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास x³ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसकी पावर क्या है 2, यानी मुझे एक और x चाहिए ना, तो ये जब इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो x³ आ जाएगा, तो इसलिए हमने x को मल्टीप्लाई किया, राइट। अब इस x को आपने मल्टीप्लाई करना है इस पूरे डिवाइज़र के साथ। तो पहले हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x³। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस, सो प्लस माइनस इज़ माइनस, फिर x टाइम्स 3x इज़ 3x², ये आ गया, एंड देन प्लस प्लस इज़ प्लस, और फिर इसको जब मल्टीप्लाई करना है हमने x को इस 2 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, x टाइम्स 2 इज़ 2x, राइट। और उसके बाद हम क्या करते होते हैं, माइनस, और जब भी माइनस करते हैं आपके पास जो सेकेंड इक्वेशन होती है उसके साइंस चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस में चेंज हो जाएंगे, राइट ना। अब ये जो न्यू साइंस है ना वो ये सर्कल में है, तो अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, -x³, ये बन गया +3x², और ये बन गया -2x, राइट। अब यहाँ से देख लें अगर कोई वैल्यूज़ कैंसिल हो रही होती हैं तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास कैंसिल होगी, क्योंकि ये +x³ है, ये -x³ है, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गए। बाकी यहाँ पे देख लें तो 0 + 3 क्या हो जाएगा, 3x², और -7x - 2x क्या बन जाएगा, -9x, और ये +6 था, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो इसको हमने एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर लिया, राइट। अब यहाँ पे देखें हम आपके पास अगेन ये फर्दर सॉल्व हो सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे देखें इसकी मैक्सिमम पावर भी क्या है 2, ठीक है, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, और यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर 2 है, तो यानी कि हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, पहले मैं इसको रिमूव कर लूँ ज़रा। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। अब ये देखें कि मैं इस x² को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 3x² आ जाएगा, तो यानी कि 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 3। अब इस 3 को ना बारी बारी हमने इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x², वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर आपके पास साइंस कर लें पहले, माइनस और ये प्लस विल गिव यू माइनस, और फिर 3 टाइम्स 3x क्या आ जाएगा, 9x, और फिर ये प्लस और ये प्लस मिलके आपके पास प्लस बन गया, राइट। एंड देन 3 टाइम्स 2 इज़ 6, तो ये लिख दिया। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते होते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने से जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन होती है उसके साइंस चेंज कर देते हैं हम, ठीक है, ये साइंस चेंज कर दिए। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखें +3x² - 3x² ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -9x + 9x ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और +6 - 6 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, सिंपली 0। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ p(x) एंड q(x), जो हमारे पास यानी जिसको सॉल्व करने से रिमाइंडर 0 आया था ना, जिस डिवाइज़र पे सॉल्व करने से,
तो वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा। अब ये 0 आया था किस वैल्यू से डिवाइड करने से, तो वो वैल्यू ये थी x² - 3x + 2। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, दिस इज़ द HCF ऑफ P of x एंड Q of x। सो दिस वाज योर होल क्वेश्चन। हमने दोनों मेथड सीख लिए। HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड एंड यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट विच इज़ LCM। अब हमने कर लिया ऑलरेडी पोर्शन। ठीक है, HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं LCM कैसे सीखेंगे। LCM कैसे फाइंड आउट करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन एंड यूजिंग डिवीजन, राइट। तो चलते हैं फाइंडिंग LCM बाय फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन गिवन है P of x, एक गिवन है Q of x, हमने LCM फाइंड आउट करना है। तो इसका सेम प्रोसेस तो वही रहेगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिखा, सबसे पहले P of x को सॉल्व कर लेते हैं। तो Px को ये वैल्यू लिखी हुई है, ये हमने कर ली। अब इसमें ये क्या मेरे पास यूज़ हो रहा है, ये जो 12 है ना, सबसे पहले इसके फैक्टर्स बना लिए हमने। तो 2 × 6 इज़ 12, 2 × 3 इज़ 6 एंड 3 × 1 इज़ 3। तो इसमें जो पेयर बन रहा है वो 2 का बन रहा है। तो मैंने क्या लिख दिया, 2² × 3, यानी इसको आप आपस में सॉल्व करेंगे तो आपके पास वापस 12 बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या फार्मूला होता है, a³ - b³। तो इस फार्मूले को एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a - b, a² + ab + b², राइट। ये हमने P of x कर लिया। अब हम Q of x को कर लेते हैं सॉल्व। इसी तरह ये जब 2 को आपने फैक्टराइज करना है तो 8 इस 8 को फैक्टराइज करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, 2 × 4 इज़ 8 एंड 2 × 2 इज़ 4 एंड 2 × 1 इज़ 2, राइट। अब इसमें अगेन हमारे पास 2 का एक पेयर बन रहा है, तो मैं लिख दूंगा 2²। ठीक है, तो ये बन गया 2² और 2। और बाकी हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसमें से आपके पास x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लिया, पीछे वैल्यूज़ क्या बचेंगी, x² - y²। और ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a² - b²। तो एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a + b × a - b। सो इन दिस केस ये बन जाएगा x + y × x - y। अब हमने P of x के भी फैक्टर्स बना लिए हैं, Q of x के भी फैक्टर्स बना लिए हैं, राइट। अब हमने फाइंड आउट करना है LCM। तो LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये इसका फॉर्मूला होता है जो आपने याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों वैल्यूज़ को, हमने किन 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, यानी कि एक हमने इसको कंपेयर करना है किसके साथ, इसके साथ। तो इन दोनों में अगर हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ कौन सी आ रही हैं, तो एक तो हमारे पास ये आ रही है कॉमन। ठीक है, 2² यहाँ पे भी है और 2² यहाँ पे भी है, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। और दूसरी वैल्यू कोई कॉमन आ रही है इन दोनों में से, यस, x - y। तो x - y यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, बाकी जितने भी वैल्यूज़ हैं उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो जो नॉन कॉमन वैल्यूज़ जितनी भी थी ना वो अब हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो कौन कौन सी बन रही हैं, यहाँ से बन रहा है हमारे पास 3 और ये वैल्यू बन रही है, ये वैल्यू इधर लिख दी। और यहाँ से हमारे पास बन रहा है x × x + y। तो वो क्या है हमारे पास, x × x + y। ठीक है, अब आपने इन सब को ना अरेंज करके लिख लेना और आपस में सॉल्व कर लेना। जो वैल्यू सॉल्व हो रही है उनको सॉल्व कर लें, जो नहीं हो रही उनको एज इट इज़ लिख दें। तो पहले इन नंबर्स को सॉल्व किया तो ये मेरे पास बन गया 2³ 8, 8 × 3 = 24। और यहाँ पे x आ रहा है तो x एज इट इज़ चलता आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये वाला फार्मूला बन रहा है a - b × a² + ab + b²। तो ये किसके इक्वल है, a³ - b³। तो ये आपके पास फाइनल सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो यूजिंग फैक्टराइजेशन हम LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए जो अपने फार्मूला याद रखना है वो फार्मूला हमारे पास है, ये मैं सर्कल कर देता हूँ, चलिए ब्लू में सर्कल कर देते हैं। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ब्लू में नहीं येलो में कर देते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए अच्छे से। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने फाइंड आउट करना है LCM बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो क्वेश्चन देख लेते हैं वही है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो हमारे पास P of x गिवन है, Q of x गिवन है, हमने LCM फाइंड आउट करना है यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हमने ना यूजिंग फैक्टराइजेशन नहीं करना, तो उसके लिए ना
बाय लॉन्ग डिवीजन हम एक, क्योंकि ऊपर देखें तो हमने ना जो लॉन्ग बाय डिवीजन जो हमने HCF फाइंड आउट किया था वो भी कैसे फाइंड आउट किया था, ये देखें हमने डिवाइड करके किया था। ठीक है, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करना है तो हम डिवाइड करके ही करेंगे, लेकिन उसके लिए आप ये देखें ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, LCM टाइम्स HCF इज इक्वल टू P(x) टाइम्स Q(x). अब यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, LCM। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊँ तो ये क्या बन जाएगी, LCM इज इक्वल टू, अब इस साइड पे क्या है, P(x) टाइम्स Q(x), और ये हमें ये एक्स्ट्रा है ना HCF यहाँ पे जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, अब ये आपके पास होगी इक्वेशन 1। अब इसको थोड़ा समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पाथ पता चल जाए कि एक्चुअली हमने करना तो LCM फाइंड है, लेकिन वो करेंगे कैसे। अब उसके लिए देखें हमारे पास P(x) ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, Q(x) भी हमें गिवन है, ये भी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब हमें एक चीज़ और चाहिए, HCF, यानी LCM फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले HCF फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये वैल्यू आएगी तभी इधर डिवाइड होगी, फिर इस सारे को आपस में सॉल्व करेंगे तो LCM आ जाएगा। समझ गए कि हमें LCM फाइंड आउट करने के लिए पहले HCF का होना ज़रूरी है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सेम HCF फाइंड आउट करेंगे ना। अभी सबसे पहले हम HCF फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो वो सेम जैसे हम पहले किया था डिवीजन वाले मेथड में HCF, तो वो वाला मेथड अप्लाई कर देंगे। तो इसमें देखें जो बड़ी टर्म है वो हमने इनसाइड लिख दिया, जो P(x) है वो अंदर लिख दिया, Q(x) हमने डिवाइड लिख दिया, तो ये हमारे पास डिवाइज़र बन गया। अब यहाँ से ये सारा सेम प्रोसेस वही है, अब ये रिपीट तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ, तो इसको आपने सिंपली यहाँ से देख लीजिए। आपके पास यहाँ पे जब ये सॉल्व कर लेंगे ना, अब यहाँ से मैं बता देता हूँ कि यहाँ से आगे हमने क्यों नहीं डिवाइड किया। यहाँ पे देखें इसकी मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, 2 है ये। ठीक है, और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, हमारे पास 3 है। ठीक है, तो अब हम ये डिवाइड तो नहीं कर सकते ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ दिया। और यहाँ पे फिर देख लें कि अगर कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, तो यहाँ से 12 कॉमन आ रहा है, -12 कॉमन ले लें, और इस -12 को फिर आपने इग्नोर कर देना। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो ये बच गई। अब इग्नोर क्यों कर रहे हैं, इसकी रीजनिंग मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दी थी। ठीक है, यहाँ आप इग्नोर कर दें, यहाँ आप इसको इज इक्वल टू 0 पुट करके -12 को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दें, तब भी 0 हो जाएगा, तो वो ख़त्म हो जाती है, वैनिश हो जाती है वो वैल्यू। अब हमारे पास ये बच गई वैल्यू, तो अब ये डिवाइड तो नहीं कर सकते ना, तो अब ये हमारे पास बेसिकली क्या बच गया, ये रिमाइंडर है। अब ये जो रिमाइंडर बचा ना, ये अब बन जाएगा डिवाइज़र, ये मतलब अब यहाँ पे आ जाएगा डिवाइज़र, और जो प्रीवियसली डिवाइज़र था ना, ये हमारे पास बन जाएगा डिविडेंड, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इस तरह से कर लेना, और फिर आपने यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना। समझ गए। अब इसको यहाँ से आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, आपने सॉल्व करते चले जाएंगे, एंड यू विल रीच अप टू द रिमाइंडर 0। अब ये रिमाइंडर 0 आ गया। अब जैसे ही आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए ना, और जिस डिवाइज़र पे आ रहा हो रिमाइंडर 0, तो वो वैल्यू यानी ये डिवाइज़र है, तो ये हमारे पास बन जाएगा HCF। ऐसे सीखा था ना हमने HCF, तो ये हमारे पास यहाँ पे HCF आ चुका है। ठीक है, HCF हमारे पास आ चुका है। अब हमने तो निकालना है LCM। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई LCM निकालने के लिए। P(x) क्वेश्चन में गिवन था, Q(x) भी क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, HCF हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, यानी कि ये बन गई, ये आपकी इक्वेशन 1 है। अब उन तीनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, राइट। अब इसमें से भी आपने देखना है कि किन वैल्यूज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं आपस में। तो अब यहाँ पे इन फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व किया हुआ, यानी कि इन वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, और ये तो हमारे पास ऑलरेडी हो रही है डिवाइड। ठीक है, तो इन 2 वैल्यूज़ को हमने आपस में सॉल्व करना है, तो ये मैंने अलग से करके लिख ली। अब इनको आप डिवाइड करेंगे सेम इसी मेथड से, तो ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये डिवाइज़र बन गया। ठीक है, और जो न्यूमरेटर में वैल्यू है ये हमारे पास आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी, यानी कि ये डिविडेंड बन जाएगा, राइट। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व करते चले जाएं, यानी हमारे पास इस 2x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6x³ आ जाएगा। तो पहले नंबर ले लें, 2 टाइम 3 इज़ 6, तो इधर 3 आ गया। और यहाँ पे मुझे x³ लाने के लिए और कौन सी वैल्यू चाहिए, x² ऑलरेडी मौजूद है, तो एक x और चाहिए, राइट।
फिर सिंपली आप इनको आपस में सॉल्व करते जाएं। अब ये हमने ना डिटेल में स्टडी कर लिया हुआ, तो आई होप आपको ये डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ये हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से देख लीजिए, यहाँ खुद सॉल्व कीजिए और फिर अपने आंसर्स को यहाँ से वेरीफाई कर लें, ठीक है। तो सॉल्व करते चले गए, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0, राइट। तो यानी इन टू वैल्यूज़ को सॉल्व करने से मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो अब यानी इन टू वैल्यूज़ की जगह मैं सिंपली ये पुट लिख दूंगा विच इज़ 3x-8। तो ये देखिए मैंने ये लिख दिया 3x-8, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने 3x-8 लिख दिया, और जो सेकंड वैल्यू थी वो एज इट इज़ हमने नीचे उतार ली, राइट। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब आपकी मर्ज़ी है, इसको अगर आप आगे फर्दर मल्टीप्लाई करना चाहें मल्टीप्लाई कर लें, नहीं भी करना चाहें तो यू कैन लीव दिस इक्वेशन एज योर फाइनल आंसर, राइट। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, विच इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन HCF और LCM। अब हमने अभी एक फार्मूला सीखा है ना, कि होता है आपके पास LCM टाइम्स HCF इज इक्वल टू P of X टाइम्स Q of X, ठीक है। अब हम इसी रिलेशन को प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कि ये क्यों आती है ऐसे, ये इक्वेशन कैसे डिराइव होगी, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, दिस हाउ कैन वी यूज़ दिस फाइनल फार्मूला इन आवर क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम इस चीज़ को प्रूव करने जा रहे हैं, तो इसको हम प्रूव करते हैं कि एग्जांपल के साथ। जैसे हमारे पास एग्जांपल है P of X एक इक्वेशन के बना है, Q of X भी गिवन है, हमने HCF फाइंड आउट करना है और LCM फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस P of X के फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास P of X के फैक्टर्स बन चुके हैं, यानी इस 12 के बना लिए, 2 × 2 = 4 एंड 4 × 3 = 12। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से यूँ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 एंड 3 × 1 = 3। तो ये देखिए आपके पास कौन से फैक्टर्स बन गया, 2 × 2 × 3, तो ये वही लिखा हुआ है। इस तरह इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, x4 कॉमन ले लें, पीछे वैल्यू क्या बचेगी, x-1। तो ये हमने P of X के फैक्टर्स बना लिए। इसी तरह Q of X के फैक्टर्स बना लें, विच इज़ 8। अब इसके फैक्टर्स बना लें तो 2 के क्या बन जाएंगे, 2 × 2 × 2, और फिर यहाँ से इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, x² कॉमन ले लें, तो पीछे वैल्यूज़ आपके पास ये बच जाएंगी। और इसको भी आप फैक्टराइज कर लें, ठीक है, जिसमें मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर देते होते हैं, तो इसको फैक्टराइज ये यहाँ पे किया हुआ है हमने, ठीक है। इसको आप ये फैक्टराइज कर लें, आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हमने P of X और Q of X दोनों को फैक्टराइज कर लिया हुआ, राइट, ठीक है। अब इसमें HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, HCF कि जिसमें आपके पास जो कॉमन आ रही हूँ वैल्यूज़ वो आपके पास HCF होती है, ठीक है। तो वो आपके पास अगर देखें यहाँ पे कॉमन कौन सी आ रही है वो चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये 2 और ये 2, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है, और कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, इस x4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x² टाइम्स x², ठीक है। तो ये x² और ये x² ये भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ये x-1 और ये x-1 ये भी कॉमन आ रहा है। तो अभी जितनी भी कॉमन वैल्यूज़ है ना वो हमने सारी यहाँ पे लिख ली, ठीक है। 2 × 2 देन x² एंड देन x-1, ये आपके पास आ चुका है HCF। और LCM क्या होता है, LCM में आपने कॉमन और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो इसमें आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो कॉमन है वो भी लिख दी और जो कॉमन नहीं है ना वो भी लिख दी। तो जो कॉमन है ना उनको आपने 1 टाइम लिखना है। तो ये देखिए अगर आपके पास 2 × 2 और ये 2 आपके पास एक जो कि नॉन कॉमन में आएगा वो भी ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरह ये 3 कॉमन नहीं था, ये आ जाएगा, और जो कॉमन है उनको सिर्फ 1 टाइम लिख देना है आपने। तो इसी तरह आपके पास ये LCM आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास HCF भी आ चुका है, LCM भी आ चुका है। अब हमने इन वैल्यूज़ की मदद से ना हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे पास वो फार्मूला कैसे डिराइव होता है। तो अब जो P of X अगर आप फार्मूला देखें तो हमारे पास ये है P of X टाइम्स Q of X, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और इक्वेशन की दूसरी साइड पे क्या होता है, LCM टाइम्स HCF। तो इसलिए हमने पहले P of X और Q of X को आपस में मल्टीप्लाई किया, यानी ये जो हमारे पास आए थे ना P of X और Q of X, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। फिर LCM और HCF
का ये आंसर आया था, एलसीएम का ये आया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आया। अब इन दोनों को अगर आप देखें तो आपके पास सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जब ये दोनों सेम है तो हम इन दोनों को ये कह सकते हैं ना कि दिस इज़ इक्वल टू दिस। यानी यहाँ पे भी लेट सपोज मेरे पास आंसर आ गया 10, यहाँ पे भी 10 आ गया, तो 10 इज़ इक्वल टू 10 ही होता है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनको इक्वल कर दिया, पी ऑफ एक्स टाइम्स क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम टाइम्स एचसीएफ, राइट। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने इक्वेट कर दिया। ये हमारा आपके पास फाइनल फार्मूला आ चुका है। अब यहाँ से आपको अगर कोई कुछ भी फाइंड आउट करना हो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर लेट सपोज आपको पी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, ये क्यू ऑफ एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। उसके लिए फिर आपको एच सी एफ एल सी एम और क्यू ऑफ एक्स गिवन होगा। अगर आपने क्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए यहाँ पे ये देखें पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे देखें पी ऑफ एक्स डिवाइड हो रहा है, राइट। इसी तरह अगर आपने फाइंड आउट करना है एच सी एफ फाइंड आउट करना है, एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे क्या एलसीएम जो कि मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम डिवाइड हो रहा है, राइट। इसी तरह अगर आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, एच सी एफ यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये देखिए एच सी एफ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। सो यूजिंग द इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम कोई सी भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम पी ऑफ एक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यू ऑफ एक्स भी, एच सी एफ भी और एल सी एम भी, राइट। समझ आ गया सारा क्वेश्चन। अब इसकी एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास सम ऑफ टू नंबर्स, जो टू नंबर्स हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं और ऐड होने के बाद मतलब हम कोई से हमें नहीं पता वो कौन से दो नंबर्स हैं, एक्स प्लस वाई, इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120। और उनका जो जो दोनों नंबर्स हैं ना उनका अगर आप एच सी एफ लेना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो वो 12 है, वो उन्होंने दे दिया। हमने वो दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो वो अब कैसे करेंगे, तो हम कह देते हैं लेट द टू नंबर्स बी। अब चूंकि उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी 12, यानी 12 इसमें भी आ रहा है, इस x में भी 12 आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 12x प्लस 12y, ठीक है। तो लेट द टू नंबर्स बी 12x एंड 12y, क्योंकि 12 कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन है इन दोनों नंबर्स में। सो वेयर x एंड y आर प्राइम्स टू ईच अदर। अच्छा, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये जो लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखी हुई, तो इसलिए यहाँ पे भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ इसे क्वेश्चन में भी लिखा होना चाहिए कंडीशन के तौर पे, वेयर एन x एंड y आर योर प्राइम नंबर्स। तो इसको हम ना दोनों तरीके से स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम फर्स्ट कर लेते हैं कि ये हमारे पास नहीं है, ठीक है, कि ये हमारे पास नहीं गिवन, एक्स एंड वाई आर नॉट द प्राइम नंबर्स, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं था, आंसर में इन्होंने किया हुआ। सो अब ये देखेंगे दो नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड किया तो सम क्या आना चाहिए था, 120। अब ये दो नंबर्स उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था, 12, यानी कि 12 दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 120। तो वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली, यहाँ से 12 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन ले लें, बाकी आपके पास बन जाएगा 12 टाइम्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 120। अब मुझे एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, 12 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ से आपके पास जब डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 12 इज 10। ये आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। टू नंबर्स हु सम इज़ 10। अब वो कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको आप ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाए 10, ठीक है। तो वो दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6, 5 + 5। अब यहाँ से अगर आप फर्दर करें तो वो हो जाएगा 6 + 4, ठीक है, 6 + 4। तो वो आपके पास ऑलरेडी ये रिपीट हो रहा है, यानी 6 + 4 7 + 3, तो इसलिए वो हमने लिखा नहीं है, ठीक है। अब अगर तो क्वेश्चन में ये वाली लाइन आपके पास गिवन नहीं है, ये वाली वेयर एक्स एंड वाई आर टू प्राइम नंबर्स, अगर ये गिवन नहीं है, ठीक है, तो फिर यहाँ तक हमारा आंसर आ जाएगा, इससे आगे हमने सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो हमने सारे पेयर्स बता दिए। अब अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि वेयर एन एक्स एंड वाई आर प्राइम टू ईच अदर, यानी ये प्राइम नंबर है, तो फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिंस पेयर ऑफ द नंबर शुड बी प्राइम टू ईच अदर सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर। अब इनमें से देखिए कौन से नंबर्स हैं जो प्राइम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 तो प्राइम नहीं है, ठीक है, और 9 भी प्राइम नहीं है,
ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं कि जिसके दोज नंबर्स जिसके सिर्फ दो ही डिवाइज़र होते हैं। ठीक है, एक नंबर 1 और एक नंबर इटसेल्फ। लेकिन 9 के यहाँ पे देखें डिवाइज़र 2 से ज़्यादा है, यानी 1 पे भी आता है, 1 के टाइम टेबल में भी 9 आता है, 3 के टाइम टेबल में भी 9 आता है और 9 के टाइम टेबल में भी 9 आता है, राइट। इसी तरह ये हमारे पास प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। इसी तरह 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर है, लेकिन 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये नंबर इंक्लूड कर लेंगे। 4 एंड 6 आर नॉट अ प्राइम नंबर, 5 एंड 5 आर द प्राइम नंबर्स। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये दो नंबर्स आ जाएंगे, राइट। सो पेयर ऑफ नंबर शुड बी प्राइम टू ईच अदर, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर दीज। अब यहाँ पे आपके पास ना ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमारे पास हमने जो दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं ना एक्चुअली, तो वो दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं। तो आपके पास नंबर्स क्या थे, 12x 12y। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पहले आपने 3, अब ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट वैल्यू होती है ना, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये हमेशा x को रिप्रेजेंट कर रही होती है और जो सेकंड होती है वो हमेशा y को। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू हो जाएगी 7। तो आपने पहले ये वैल्यूज पुट की, 12 टाइम 3 इज़ 36, 12 टाइम 7 इज़ 84। इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो चेक करें 120 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था, देयर सम शुड बी इक्वल टू 120, राइट। तो देखिए इन दोनों को ऐड करने से 120 आ रहा है। तो यहाँ आपके पास वो दो नंबर्स हो सकते हैं 36 एंड 84, या फिर अब ये सेकंड वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, इसमें जो कि है 5 सो 12x 12y, तो इन दोनों में 5 पुट किया तो ये नंबर आ गया 60। यहाँ वो दो नंबर्स हो सकते हैं आपके पास 60। ठीक है, तो सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज़ कि वो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, 36 या 84, यहाँ पर 60 और 60। और ये किस केस में है, जब आपके पास नंबर प्राइम है। अगर प्राइम नहीं है तो वो फिर आपके पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ नहीं होंगी, वहाँ पे आपके पास 5 पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 पेयर्स बन गए थे। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये इसका एक एप्लीकेशन थी, रियल लाइफ एप्लीकेशन, जिसमें आप HCF और LCM की मदद से नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ आ गया यहाँ तक। चलें अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं, और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 11 क्वेश्चंस हैं, तो ये थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज होने वाली है। सो स्टार्टिंग इट विद द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, इन क्वेश्चंस में ना हमने HCF फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो इनका सबसे पहले अलग अलग हम इनके फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 39 कि अगर हम फैक्टर्स बनाए तो 3 टाइम्स 13 इज़ 39, क्योंकि 39 हमारे पास क्या है, अच्छा ये प्राइम नंबर तो नहीं है, दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। ओके, इसको अगर आप यूँ फैक्टर्स इस तरह से बना सकते हैं 39। ठीक है, अब किसके टाइम टू, अब 39 हमारे पास ऑड नंबर है ना, तो हम ऑड टाइम टेबल सेलेक्ट करेंगे। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज़, मतलब 1 से तो नहीं करेंगे, 1 से करेंगे तो वापस 39 आ जाएगा, तो वील स्टार्ट इट फ्रॉम 3। सो 3 टाइम 1 इज़ 3 एंड 3 टाइम 3 इज़ 9। और फिर 13 के टाइम टेबल से हम करेंगे 13 टाइम 1 इज़ 13, तो इसके हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे 3 टाइम्स 13, राइट। और इस तरह 91 के अगर आप बनाएंगे तो वो बन जाएंगे आपके पास 7 टाइम्स 13 इज़ 91। ठीक है, अब हम चलते हैं ये जो वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके पास इसका वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है 7 और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर है 5। तो अब हमने ये जो 7 है ना, इसको स्प्लिट कर दिया 5 में और 2 में, मतलब ताकि कॉमन लाने हैं ना, हमने कॉमन फैक्टर्स बनाने हैं। तो इस 7 को मैंने स्प्लिट कर दिया, तो एक 5 मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो इसलिए मैंने इस 7 को स्प्लिट कर दिया 5 + 2 में, राइट। तो एक 5 हमारे पास ये आ गया और रिमेनिंग x²। तो इनकी जब यहाँ पे देखें बेसिस सेम है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सपोनेंट आप बेस 1 टाइम लिखेंगे और पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये वापस आपके पास x⁻7 बन जाएगा, राइट। इसी तरह यहाँ पे देखिए आपके पास y की पावर जो हमारे पास मैक्सिमम पावर होती है ना, उसको स्प्लिट करते हैं किसमें, जो अदर टर्म में मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम पावर। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको स्प्लिट कर देंगे 3 + 3 में, राइट, ताकि हमारे पास एक 3 यहाँ से आ जाएगा तो एक कॉमन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास y³ टाइम्स y³। इसी तरह यहाँ पे z की पावर देखिए 1 है और यहाँ पे z की पावर 7 है, तो इस 7 को स्प्लिट कर देंगे 6 + 1 या 1 + 6 में। ठीक है, क्योंकि 1 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो 1 + 6, तो ये हमने स्प्लिट कर दिया, राइट। अब हमने यहाँ से क्या करना है,
कि यहाँ से देख लें जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं। तो ये हमारे पास आ रहे हैं 13 जो दोनों में मौजूद है, x⁵5 y³ एंड z। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं। इन सब को आप लिख ली तो ये आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 में। ये भी सिमिलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास 2 टर्म्स थी, यहाँ पे 3 टर्म्स हो गई हैं, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। तो इन सब के आपने पहले अलग से ना फैक्टर्स बना लेने हैं। नंबर्स के आपने बना लेने हैं इस तरह से, लाइक इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो पहले आप 102 के फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। फिर आपने 85 के फैक्टर्स बनाने हैं, राइट। और फिर उसके बाद आपने बना लेने हैं 187 के फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। तो ये जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास ये इस तरह से ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुके हैं 102 के 2 टाइम्स 3 टाइम्स 17 विल गिव यू 102। 85 के बन जाएंगे 5 टाइम्स 17 और 187 के बन जाएंगे 11 टाइम्स 17। अब यहाँ पे वेरिएबल्स को हमने स्प्लिट कर देना है। तो यहाँ पे देखें इसकी 1 और यहाँ पे भी 1 है, तो ये x² है। तो इस x² को हमने स्प्लिट करके लिख दिया x टाइम्स x। इस तरह y की देखें यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 2 है। तो इस 2 को मैं स्प्लिट कर दूंगा y टाइम्स y में, तो ये मैंने स्प्लिट कर दिया। इस तरह z में यहाँ पे देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे इन दिस केस इस 2 को हम लिख देंगे z टाइम्स z, राइट। तो अब हमने यहाँ से कॉमन वैल्यूज़ लेनी है जो तीनों में कॉमन हो। जो 2 में कॉमन हो वो नहीं लेनी, जो तीनों में कॉमन आ रही है वो वाली वैल्यू लेनी है, राइट। तो ये 17 x y एंड z, तो ये आपके पास बन जाएगा HCF, ठीक है। समझ आ गए यहाँ तक। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब हमने HCF फाइंड आउट करना है। हमने 2 मेथड सीखे हैं ना, एक फैक्टराइजेशन और एक डिवीजन। तो अभी हम करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन से। ये हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस गिवन है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने ना, अभी हमने ऑलरेडी डिटेल में सीखा हुआ है कि फैक्टराइज कैसे करते हैं जब आपके पास एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स गिवन हो। तो कैसे करते हैं, ये आपके पास एक्सट्रीम टर्म्स होती हैं, ठीक है। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो जो इसका कोफिशिएंट और जो लास्ट टर्म होती है कांस्टेंट, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 1 टाइम 6 क्या हो जाएगा 6। इसका मतलब है अब मैंने 6 के ना ऑल पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं, यानी किन 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 आ जाएगा। सो 1 टाइम 6 इज 6, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ 1 टाइम 6 इज 6, 2 टाइम 3 इज 6 और फिर 3 टाइम्स 2 इज 6। अब ये रिपीट हो रही हैं। तो अब यहाँ पे हमने देखना है इन दो पेयर बने हैं हमारे पास, इन दोनों पेयर्स में से किस पेयर को चूज़ करेंगे कि इनको आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो आपके पास मिडल वैल्यू यानी +5 आना चाहिए, तो वो ये वाला पेयर बन जाएगा, ठीक है। और वो कैसे बनेगा 3+2 या 2+3 के साथ, राइट। तो यहाँ पे मैंने इस मिडल वैल्यू को स्प्लिट कर दिया है +5x को +3x और +2x में, ठीक है। अब ये 5 तो हम स्प्लिट इस तरह से भी कर सकते थे ना, 6 - 1 वो भी 5 आ रहा है, ठीक है। 4 + 1 वो भी 5 आ रहा है। तो हमने कौन सा पेयर चूज़ करना है, तो हमें ये मिडल वैल्यू बता रही होती है, राइट। अब ये हमने स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास 4 टर्म्स आ चुकी हैं। तो एक पेयर ये बन चुका है, एक पेयर ये बन चुका है। अब इन दोनों पेयर्स में से कॉमन ले लें। तो फर्स्ट पेयर में से कॉमन x आ जाएगा, रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बच जाएंगी x + 3। और सेकंड पेयर में से 2 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग वैल्यूज़ विल बी x + 3। अब यहाँ पे एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है x + 3। x + 3 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बच जाएंगी x + 2। अभी हमने ना फर्स्ट एक्सप्रेशन के हमने ले लिए, फैक्टराइज कर लिया। अब इसी तरह हमने ना सेकंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है यहाँ पे, राइट। अब सेकंड वैल्यू को हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं, सेम वही मेथड हम यूज़ करेंगे। अब इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या हैं, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और एक्सट्रीम वैल्यूज़ आपके पास बन गई हैं 1 और 12। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 टाइम 12 इज़ 12। तो मतलब हमने 12 के फैक्टर्स बनाने हैं, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। तो वो कौन से हो जाएंगे 1 टाइम 12 इज़ 12, 2 टाइम 6 इज़ 12, 3 टाइम 4 इज़ 12, 4 टाइम 3 इज़ 12। अब ये रिपीट हो रही हैं वैल्यूज़। 4 टाइम 3 इज़ 12, 6 टाइम 2 इज़ 12 एंड 12 टाइम 1 इज़ 12। अब यहाँ पे हमने देखना है कि इनमें से कौन सा पेयर हम यूज़ करेंगे इन तीनों में से, कि इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास मिडिल वैल्यू क्या आ जाए -4, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं 6 - 2, यानी ये पेयर बन रहा है। 6 - 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये आ रहा है हमारे पास +4, ठीक है। इट मीन्स हमने पेयर तो ठीक सेलेक्ट किया लेकिन हम इनको सब्ट्रैक्ट गलत तरीके से करें, हमें चाहिए -4। तो अब इसको हम कैसे करेंगे -2 सॉरी
-6 + 2। सो इन दैट केस हमारे पास वैल्यू आ रही है -4, राइट। सो हम इसको इस तरह से स्प्लिट करेंगे, इस तरह से नहीं करना स्प्लिट। तो ये देख लें, -4 को जब हमने स्प्लिट किया तो ये क्या हो जाएगा, -6 + 2। अब ये हमारे पास 3 टर्म्स थी ना, अब ये स्प्लिट होकर 4 टर्म्स बन चुकी हैं, यानी कि 2 पेयर्स बन चुके हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब इन दोनों पेयर्स में से कॉमन ले लें, तो फर्स्ट पेयर में से x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग वैल्यूज विल बी x - 6। सेकंड पेयर में से 2 कॉमन आ गया, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज बन जाएगी x - 6। अब एक टर्म ये बन चुकी है, एक टर्म ये बन चुकी है। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, x - 6। तो x - 6 कॉमन ले लिया, बाकी जो वैल्यूज बचेंगी वो है हमारे पास x + 2। अब इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास, हमने इसके फैक्टर्स बना लिए थे, अब हमने देखना है कि इनमें से कॉमन आ रहा है कोई। तो ये देखिए x + 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, x + 2 यहाँ पे भी है और x + 2 यहाँ पे भी है। सो दिस विल बी योर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 पे। अब इसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशन हैं, 1 2 3। अब ये सेम पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब इन सब के पहले आपने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने। तो फर्स्ट के अगर हम देखें तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a³ - b³, यानी कि यहाँ पे मैंने ये 27 था ना, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया क्यूब में, किस नंबर का क्यूब लें तो हमारे पास 27 आ जाएगा। सो दैट इज़ 3। और ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास a³ - b³ विच इज़ इक्वल टू a - b टाइम्स a² + ab + b²। ठीक है, इसमें आपने ये ख्याल रखना होता है कि जो माइनस वाला फार्मूला है ना, तो उसके स्टार्ट में माइनस आ जाएगा और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी पॉजिटिव होंगी। और अगर जब प्लस होता है हमारे पास तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, a³ + b³। सो इन दैट केस यहाँ पे भी प्लस होगा और ये जो मिडल वैल्यू ना यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बस ये डिफरेंस है, राइट। तो इसको हमने इस फार्मूला में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसको आपने फैक्टराइजेशन से स्प्लिट कर लेंगे, यानी कि पहले हमने 1 × 27 के हमने पॉसिबल फैक्टर्स बना लिए और वो हमारे पास ये बन जाएंगे, ठीक है। हिकअप्स पता नहीं क्यों लग गए। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन चुके हैं। अब हमने ना इनमें से कौन सा पेयर यूज़ करना है कि इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास +6 आ जाए। तो वो क्या होगा हमारे पास 9 - 3। तो ये 9 - 3 कर लिया। बाकी आपके पास अब ये 2 पेयर्स बन चुके हैं, इन दोनों पेयर्स में से कॉमन लीजिए और इनको आगे सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करते जाएं, आपके पास ये फैक्टर्स बन जाएंगे। इसी तरह ये हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन है 2x² - 18। अब इसको भी आपने फैक्टर्स बना लेने हैं, तो इसको सॉल्व करते जाइए, आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² विच विल बी इक्वल टू a + b टाइम्स a - b, राइट। अब यहाँ पे हमने इन तीनों के ना फैक्टर्स बना लिए। अब इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, अच्छा वो यहाँ पे नहीं किया हुआ, चलें हम इसको कर लेते हैं। तो इन तीनों में देखिए आपके पास कोई कॉमन वैल्यू आ रही है, तो इसमें देखें तो हमारे पास x - 3 है फर्स्ट में, सेकंड में भी x - 3 आ रहा है और थर्ड में भी x - 3 आ रहा है। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा HCF क्या हो जाएगा, x - 3। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3 में। ये भी सेम क्वेश्चन है। अब इसमें तीनों टर्म्स में देखें ये एक ही तरह से फैक्टराइज हो जाएंगे क्योंकि ये 3 टर्म्स हैं। तो इसमें जो मिडल टर्म है ना उसको हमने स्प्लिट कर देना है। इस केस में -2 को स्प्लिट करेंगे, तो वह कैसे किया हुआ है -2 स्प्लिट। अच्छा, इसमें फैक्टराइज नहीं किया हुआ, इसको फार्मूले से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखें कॉमन वैल्यू क्या आ रही है। इन तीनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिया और रिमेनिंग वैल्यूज़ ये बन गई और ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a² - 2ab + b², जो कि किसके इक्वल होता है a - b होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर वाली टर्म है ना, तो यानी x - 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसको मैंने अलग अलग करके यहाँ पे लिख लिया। अब इसी तरह सेकंड टर्म को हम यहाँ पे फैक्टराइज कर लिया, इसको फार्मूले से नहीं किया। इसको ये आपकी मर्ज़ी है कि आपकी मर्ज़ी है, चाहे फार्मूला से कर लें अगर फार्मूला से हो सकता है, अगर फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज से वाले मेथड से कर लें, ठीक है। तो अब इसको जब हमने स्प्लिट किया तो ये मिडल टर्म को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 3 - 1। सो 3 - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है। सो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। बाकी आपको मेथड सारा पता है, इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह ये थर्ड टर्म है x² + 3x - 4, इसको भी फैक्टराइज कर लिया। इसकी मिडल टर्म क्या है हमारे पास +3। तो सबसे पहले तो हमें इसके वो बना लेने हैं फैक्टर्स, पॉसिबल फैक्टर्स। तो ये क्या हो जाएंगे, टर्म्स 1 × 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 के मैंने पॉसिबल फैक्टर्स बना लेने। तो वो कौन से आ जाएंगे, 1 4, 1 टाइम 4 इज़ 4 एंड 2 टाइम 2 इज़ 4। तो अब इसको हमने स्प्लिट करना है।
और मेरे पास आंसर आना चाहिए 3। अब इस पेयर से तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा 3, तो मैंने ये फर्स्ट पेयर यूज़ किया विच विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, राइट। तो हमने मिडिल वैल्यू को स्प्लिट कर दिया 4 माइनस 1 में। बाकी आप इसके कॉमन लीजिए तो आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है। अब इन तीनों में देखिए हमारे पास कोई कॉमन वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे हमारे पास आ रही है एक्स माइनस 1, यहाँ पे भी एक्स माइनस 1, और इन द लास्ट टर्म हमारे पास एक्स माइनस 1 आ रही है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1, राइट। नेक्स्ट पार्ट 4 पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एक्सप्रेशन हैं, एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन है। इसको अगेन आपने सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ना अलग अलग से 18 को फैक्टराइज किया। तो 18 को फैक्टराइज किया तो ये मेरे पास इसके पॉसिबल फैक्टर्स आ गए, जिनमें मेरे पास ये 3 का पेयर बन रहा है। तो पेयर की फॉर्म में लिख लें ऐसे 3 स्क्वायर, या अलग अलग करके लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इस तरह ये 24 के हमने फैक्टर्स बना लिए, वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये हमने सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए, राइट। अब इसमें देखें आपके पास इस टर्म में कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, एक्स कॉमन ले लिया। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं इनको आपने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है। इसी तरह यहाँ पे देखें आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, किसमें स्प्लिट किया, -2 -1, और फिर आगे आप सॉल्व करते चले जाएंगे, कॉमन लें तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब HCF में क्या करना है, जो इन दोनों में कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपके पास HCF बन जाएगा। तो देखें 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और x माइनस 1 कॉमन है, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है 6 टाइम्स x माइनस 1। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चन था पार्ट 4, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट 5 पे। सो पार्ट 5 भी आपका सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने 36 के फैक्टर्स बना लिए, वो हमने ये साइड पे बना लिए, राइट। और फिर इसमें से देख लें अगर कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तीनों टर्म्स में, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यूज हमने अंदर लिख दी। और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यानी इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2, और 3 टर्म्स हैं, तो यानी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, और इस मेथड को क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले आपने एक्सट्रीम टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, विच इज़ 3 टाइम्स 2, जो कि बन रहा है 6। तो यानी कि अब मैंने 6 के पॉसिबल फैक्टर्स बना लेने हैं, 1 टाइम्स 6 इज 6, 2 टाइम्स 3 इज 6। अब किस पेयर को यूज़ करेंगे कि उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास +5 आ जाए, तो वो क्या होगा 2 + 3 या 3 + 2, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, और 6 - 1 उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक सिनेरियो आ जाता है, अगर आप जब इस तरह से सॉल्व करेंगे ना, तो माइट भी आपके पास जो जब हम कॉमन ले रहे होते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो सेम ना आए, तो फिर आपने सेकंड पेयर चूज़ करके चेक करना है, ठीक है। इसमें सॉल्व करने जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, और जब कॉमन लेते हैं, तो उसका एक क्लू ये होता है कि जब हम फर्स्ट टाइम कॉमन ले रहे होते हैं तो आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर तो वो सेम है इट मीन्स वी आर गोइंग वेरी फाइन, हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर वो सेम नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी है, ओके। या तो हमने पेयर्स ठीक तरह से नहीं सेलेक्ट किए, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसका एक और पेयर भी बन रहा है, यानी ये देखें यहाँ पे 2 + 3 करें तब भी 5 आ रहा है, ठीक है। और सेकंड जो फर्स्ट पेयर था उसमें भी अगर हम सॉल्व करें 6 - 1 तब भी 5 आ रहा है। तो अब आपने ये चेक करना है कि किस पेयर से आपके पास रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं, ओके। फिर आगे आप इसको सिंपली सॉल्व करते चले जाएंगे तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब इस तरह ये जो सेकंड टर्म है इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें हमने सबसे पहले जो 54 है ना उसके अलग से फैक्टर्स बना लिए मैंने साइड पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है, एक्स कॉमन निकल रहा है, तो एक्स कॉमन ले लिया बाहर, रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारे पास ये बच गई, और ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला बन जाता है। यानी यहाँ पे किस वैल्यू का क्यूब करें तो हमारे पास 27 आ जाएगा, दैट इज़ 3, और किस को क्यूब करें तो हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा, दैट इज़ एक्स का क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे 1 था और इसका मैंने क्यूब ले लिया, क्योंकि इसका क्यूब लेने के बाद भी आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया आपके पास a³ - b³, और ये किसके इक्वल होता है, a - b टाइम्स a² + ab + b²। तो अब यहाँ पे इन दिस केस योर a इज़ 3x एंड b इज़ 1। तो जहाँ जहाँ पे a लिखा हुआ है वहाँ पे आपने 3x पुट कर देना, और जहाँ पे b लिखा है वहाँ पे 1। तो फिर हमारे पास ये ओवरऑल इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब इन दोनों में से हमने ना इस वैल्यू में से
और इसमें से देखना है हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। तो जो जो वैल्यूज़ कॉमन आ रही है वो आपके पास HCF बन जाएगा, और फिर इसको आपने सिंपली जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना। सो दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट, राइट। तो ये आपके पास इसका ओवरऑल पार्ट 5 था, ये सारा सोल्यूशन हुआ हुआ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपने ना इसको एक दो क्वेश्चंस खुद से भी ज़रूर प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी इन क्वेश्चंस पे ना ग्रिप अच्छी हो जाए। अगर कोई मिस्टेक्स हो रही हैं तो वो भी पता चल जाए कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अब हमने एक मेथड सीख लिया HCF का, जिसको हमने 2 मेथड्स हैं, एक हम करते थे यूजिंग फैक्टराइजेशन और एक लॉन्ग डिवीजन। फैक्टराइजेशन से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब कुछ क्वेश्चन हम करेंगे यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो अब इसमें देखिए हमारे पास ये 2 एक्सप्रेशंस गिवन है, यानी एक हमारे पास डिविडेंड बन जाएगा जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट की साइन के अंदर आ जाएगा, ठीक है, और एक वैल्यू वो होगी जिससे हमने डिवाइड करना होगा, राइट। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई पी ऑफ एक्स, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे, और ये हमारे पास डिवाइजर बन जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको आपने सिंपली सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे देखिए आपके पास डिवाइजर क्या है, एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब आ जाएगा। सो दैट इज़ 1। अब इस 1 को ना आपने सारी 4 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो जब हमने बारी बारी इन सब को मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये रिजल्ट्स आ चुके हैं, राइट। और हमेशा हम जब डिवाइड करते हैं तो उसके बाद हमेशा हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपके पास सेकंड इक्वेशन होती है उसके हमेशा आपके पास साइंस चेंज हो जाते हैं। जो प्लस हैं वो माइनस में चेंज हो जाएंगे, जो माइनस हैं वो आपके पास प्लस में चेंज हो जाएंगे, राइट। और फिर ये आप वैल्यूज़ आपके पास सेम है, विद ऑपोजिट साइंस कैंसिल हो जाएंगी और बाकी को आपने सॉल्व कर लेना। अगर कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर दे, नहीं तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 विच विल गिव यू 2। यहाँ पे क्या -16 + 10 तो क्या आ जाएगा -6, और यहाँ पे 12 - 8 विल गिव यू +4, और 7 वेरिएबल्स तो आ ही रही हैं। अब यहाँ पे देखें कुछ कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे फिर मैंने इस 2 को इग्नोर कर दिया। अब उसकी रीज़न हमने ऑलरेडी लास्ट एक्सरसाइज में जो इसका थ्योरी पोर्शन किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इग्नोर नहीं करना चाह रहे ना तो उसके बैक एंड पे जो रीजनिंग होती है वो क्या होती है। हमने एक चीज़ सीखी थी कि फैक्टर थ्योरम में ना हम हमेशा रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो आप ये भी तो एक किस्म का रिमाइंडर ही आ रहा है ना आपके पास सॉल्व करने के बाद, तो इसको आप 0 के इक्वल पुट कर दें। तो ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है 2 यहाँ पे, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 0 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 0, तो आपके पास ये 2 गायब हो गया, राइट। तो आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, या 2 को दूसरी तरफ ले जाके सॉल्व कर लीजिए, इट इज़ अप टू यू, बोथ आर द करेक्ट वेज। तो जब हमने 2 को इग्नोर किया रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास ये बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई ना रिमाइंडर, ये आपके पास बन जाएगा डिवाइज़र, ठीक है। और ये जो हमारे पास पहले डिवाइज़र था ना वो आपके पास बन जाएगा डिविडेंड, वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। समझ गए। अब हमने इनको 2 वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेना है। तो जब हमने इनको सारा मेथड सॉल्व किया, ये आगे सारा प्रोसेस आई होप एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इन सब को सॉल्व करते चले जाएंगे तो आपके पास एंड रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0, ठीक है। अब जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए ना तो उस केस में जिस डिवाइज़र पे ये 0 आया होता है तो वो डिवाइज़र आपके पास क्या बन जाता है, HCF, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा HCF, राइट। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चन था, हाउ टू फाइंड द HCF यूजिंग द डिवीजन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 देख लें, ये भी सेम पैटर्न पे है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो इसको मैं जस्ट स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ ताकि एक दफ़ा आप इसको गो थ्रू कर लें। अगेन ये आपके पास बन जाएगा पी ऑफ एक्स, यानी ये डिविडेंड बन जाएगा और ये डिवाइजर बन जाएगा। अब हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी वैल्यू हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिखनी है और कौन सी वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट के बाहर आएगी, यानी डिवाइजर कौन सा बनेगा। तो जो मैक्सिमम पावर होती है ना, हमेशा हमने ये चीज़ सीखी हुई है कि चलें यहाँ पे करते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है वो हम अंदर लिखते हैं और छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं। अब अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2 और हमने डिवाइड करना है 10 से, तो ये तो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि 10 के टाइम टेबल में आपके पास 2 आता ही नहीं है। सो दिस इज़ द रॉन्ग केस,
तो इस तरह से करते हैं, हमेशा जो बड़ी वैल्यू होती है वो इनसाइड लिखते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे देखें आपके पास क्या हो रहा है, एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है 4 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 3। तो जो बड़ी वैल्यू है वो आपके पास अंदर आ जाएगी, राइट, जो छोटी है वो डिवाइजर बन जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पे इसको आपने सिंपली सारा सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि यहाँ पे देखिए आपके पास जो वैल्यू है मैक्सिमम एक्स रेज टू पावर 4 है, और यहाँ पे आपके पास डिवाइड हो रहा है 5x³ के साथ। अब जब मैं इसको x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास x4 तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अब इस 5 का क्या करें, ये भी तो आएगा ना यहाँ पे, जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5x रेज टू पावर 4, जबकि मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे x रेज टू पावर 4 है। इनकी कोफिशिएंट्स भी तो सेम करनी है ना, तो उसलिए मैंने पहले जो डिवाइड करने से पहले मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? क्योंकि देखिए अभी मेरे पास 5x4 हो गया, अब जब मैं x के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बन जाएगा 5x4, 5x रेज टू पावर 4। अब ये सेम हो गया, समझ गए? तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर ऐसे नहीं करते तो फिर हमारे पास ये जो यहाँ पे x4 ही है और यहाँ पे 5x4 है, अब ये कैंसिल तो नहीं हुई। सो फॉर दिस रीज़न हमने पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। बाकी आपके पास सारा मेथड वही सेम रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमने आगे ये सॉल्व हो रहा है यहाँ से स्टिल, तो हमने इसको आगे सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास ये रिमाइंडर बचा है। अब स्टिल यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 3, और यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर 3 है, तो इट मीन्स डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें सेम वही प्रॉब्लम आ रही है कि इसका कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पे है 5, यानी इसका कोफिशिएंट बड़ा है और यहाँ पे कोफिशिएंट छोटी वैल्यू है। तो अब हमने कोफिशिएंट सेम भी करने होते हैं, तो इसलिए मैंने इस पूरी एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 10। अब मैं इसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, 2 टाइम 5x³ इज 10x³। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब जब हमने सारे इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और यहाँ से हमारे पास कॉमन भी निकला है 29 को हमने इग्नोर कर दिया, तो ये हमारे पास फाइनल रिमाइंडर बचा है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें कि x की मैक्सिमम पावर क्या है 2 और यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 3, यानी कि अब ये वैल्यू छोटी होगी है और ये बड़ी है, तो मतलब अब हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर है ना, ये आपके पास डिवाइज़र बन जाएगा। ये देखिए आपके पास डिवाइज़र बन गया, और जो प्रीवियस डिवाइज़र था ना, ये आपके पास बन जाएगा डिविडेंड। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी वैल्यू, समझ गए? ठीक है, अब यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट कर दें। बाकी आपके पास सारा सेम वही कन्वेंशनल मेथड यूज़ हो रहा है, सॉल्व करते जाएं, यू विल गेट योर रिमाइंडर वैल्यू 0। तो जिस डिवाइज़र पे आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा होता है ना, वो डिवाइज़र आपके पास बन जाता है HCF। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा, x² + x - 3। आई होप आपको इन क्वेश्चंस का सारा फ्लो समझ आ गया होगा, ठीक है। जहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशंस आती हैं वो भी हमने डिस्कस कर लेंगे हैं डिटेल में, इन डेप्थ। चलिए अब इसी का पार्ट 3 देख लेते हैं। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें वेरिएशन क्या आ रही है। यहाँ पे देखें, इस टर्म में डिवाइड करने से पहले कुछ कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं ना, तो हमने वो वैल्यूज़ कॉमन ले ली हैं। कौन सी आ रही हैं? जो इन तीनों टर्म्स में कॉमन है, दैट इज़ 2x, और इसी तरह यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x²। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, HCF ऑफ 2x एंड x²। अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रही है वो क्या वैल्यूज़ है। इस x² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x टाइम्स x, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन है, तो HCF ऑफ बोथ ऑफ दिस टू वैल्यूज़ इज़ x। नाउ वी फाइंड द HCF। अब हमने ना इन दोनों का तो अलग से फाइंड आउट कर लिया HCF। अब जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ है ना, जो कॉमन रह गई थी, जो रिमेनिंग रह गई थी कॉमन लेने के बाद, अब हमने उनका HCF फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ का HCF फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें से जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, वो बड़ी वैल्यू आनी चाहिए ना। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे पावर, किसकी पावर बड़ी है, ये इसकी पावर 4 है और इसकी पावर 3 है, तो यानी ये हमारे पास डिविडेंड बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, और ये छोटी वैल्यू तो ये हमारे पास डिवाइज़र बन जाएगा, राइट। अब यहाँ से इसको आप सिंपली सॉल्व करते चले जाएं। अब इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, ठीक है, या ख़ुद से भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये आप सॉल्व करते चले जाएंगे, आपके पास एंड रिजल्ट ये आ गया। तो यहाँ से 6 कॉमन ले लिया और फिर इस 6 को आपने इग्नोर कर दिया, तो आपके पास ये फाइनल रिमाइंडर की वैल्यू बच गई है। अब यहाँ पे ना हमने पहले चेक कर लेना है ये आगे हम डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास डिवाइज़र में बड़ी पावर है और जो रिमाइंडर आया उसमें पावर छोटी है, मतलब हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ये डिवाइज़र है ये आपके पास सॉरी ये जो रिमाइंडर आया हमारे पास ये हमारे पास बन जाएगा डिवाइज़र, और जो हमारे पास प्रीवियस डिवाइज़र था वो हमारे पास बन जाएगा डिविडेंड, यानी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी वैल्यू, राइट। अब अगेन आपने इसको सिंपली सॉल्व करते चले जाना है, तो आपके पास एंड रिजल्ट क्या आ गया है 1 x+1। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन चेक करें हम फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। तो वो देखें यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है 2 और यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है 1, यानी कि यहाँ पे बड़ी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू अब हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगेन आपने प्रोसेस रिपीट करना है। अब ये हमारे पास जो रिमाइंडर आया है ये हमारे पास बन जाएगा डिवाइज़र, ये डिवाइज़र बन गया। और जो प्रीवियस पहले वाला नहीं, जो रिसेंट प्रीवियस है डिवाइज़र, वो आपके पास बन जाएगा डिविडेंड, राइट। फिर अब ये हमने ना प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, ठीक है। फिर अगेन हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते चले गए, तो अब ये देखिए हमारे पास फाइनल रिमाइंडर क्या आ चुका है 0। अब जिस डिवाइज़र की वैल्यू पे आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा होता है ना, वो आपके पास HCF बन जाता है। तो ये देखिए इन दिस केस हमारे पास HCF क्या हो जाएगा x+1। समझ गए सारा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें साइकिल्स काफ़ी रिपीट हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो ये देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो एक दफ़ा हमारे पास ये साइकिल रिपीट हुआ जिसमें रिमाइंडर बना डिवाइज़र, फिर अगेन एक बार और रिमाइंडर बन गया डिवाइज़र, और फिर जाके हमारे पास रिमाइंडर 0 है। और जिस डिवाइज़र की वैल्यू पे आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा होता है दैट डिवाइज़र इज कॉल्ड योर HCF, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा, अब हमने ना HCF डिस्कस कर लिया इन डिटेल में यूजिंग बोथ मेथड्स, यूजिंग फैक्टराइजेशन एंड यूजिंग डिवीजन। अब हमने फाइंड आउट करना है LCM। अब हम LCM फाइंड आउट करेंगे। इसके भी 2 मेथड्स हमने सीखे थे, एक था हमारे पास फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीजन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया हुआ नहीं है कि आप किस मेथड से करें, तो ये आपकी मर्ज़ी है। और इसका फार्मूला हमने सीखा हुआ था, फार्मूला क्या होता है LCM निकालने का, कॉमन फैक्टर्स पहले आपने फाइंड आउट करने हैं, फिर जो बचेंगे वो आपके पास कहलाते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स, फिर आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, राइट। तो सबसे पहले हमने इससे फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकाल लिए, तो वो मेरे पास ये बन गए। सेकेंड के हमने फैक्टर्स निकाली तो वो मेरे पास ये बन जाएंगे, राइट। अब इसमें जो वेरिएबल्स हैं ना उनका आपने ख़ास ख्याल रखना होता है, बस वो कैसे कि जो मिनिमम वैल्यू होती है ना हमने उसको ज़रूर ज़हन में रखना होता है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें से जो एक नंबर हम चूज़ करते हैं वो वही करते हैं जो सेकेंड टर्म की मिनिमम वेरिएबल की पावर होती है, राइट। तो यहाँ पे देखें 5 है, तो इस 7 को मैं स्प्लिट कर दूंगा 5 + 2 में, तो ये देखें 5 और 2, ताकि मेरे पास 5 कॉमन आ जाए। इस तरह यहाँ पे देखें आपके पास मैक्सिमम ये है ना, तो इसको हम स्प्लिट कर देंगे कि इसमें एक तो 3 होना चाहिए, और 3 प्लस व्हाट नंबर इज 6, 3 + 3, तो ये देखें 3 + 3। इस तरह यहाँ पे जी में देखें 7 है और यहाँ पे 1 है, तो मैं 7 को स्प्लिट कर दूंगा 1 + 6 में, तो ये 1 और ये 6, राइट। अब इनमें से देख लें कॉमन वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, तो जितनी कॉमन वैल्यूज़ हैं वो मैंने रेड में लिख ली, और जो बाकी बच गई हैं वो सारे आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इन दोनों को आप अरेंज कर लें और मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज़ योर LCM, राइट। अब इसी तरह आपके पास ये सेकेंड क्वेश्चन है। अब इनमें देख लें ये नंबर्स को ना मैंने सबसे पहले अलग से सॉल्व कर लिया, इन तीनों नंबर्स को, तो 102 के फैक्टर्स बना लिए, यहाँ पे 85 के फैक्टर्स बन गए, और यहाँ पे 187 के फैक्टर्स बना लिए, ठीक है। ये फैक्टर्स लिख लिया हमने, और जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको भी हमने स्प्लिट करके लिख लिया, यानी x y टाइम्स y और z। इस तरह यहाँ पे x टाइम्स x y z, और यहाँ पे x y z टाइम्स z, ठीक है। अब यहाँ पे जो तीनों टर्म्स में जो कॉमन आ रही है हमने सिर्फ वो सेलेक्ट करनी है, राइट। सो 17 है,
एक्स है, वाई है और जी है, राइट। तो ये हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ आ गई। अब जो रिमेनिंग बच गई ना वो आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। अगेन इन सबको अरेंज करें, मल्टीप्लाई करें, तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर, राइट। तो ये हमारे पास हो गया पार्ट 2 कंप्लीट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको हमने यूज़ करना है यूजिंग द मेथड फैक्टराइजेशन। हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो अगेन यहाँ से इसको अपने फैक्टराइजेशन यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, -25। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स बना लेंगे। तो ये 1 है और ये 100 है। 1 टाइम 100 इज 100। तो 100 के हमने ऑल पॉसिबल फैक्टर्स बना लिए। अब इसमें से चूज़ करना है कि किस पेयर को हम यूज़ करें, उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास वैल्यू आ जाए -25। तो वो हमारे पास बन रहा है ये पेयर। और इसको कैसे यूज़ करेंगे, -20 -5, तो आपके पास बन जाएगा -25, राइट। अब यहाँ से आप कॉमन ले लें तो आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है। इसी तरह सेकंड, इसको आपने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करते चले गए तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, x-5 दोनों में कॉमन वैल्यू है, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया। अब रिमेनिंग जो बची हैं वो कौन सी हैं, x+4 और x-20, ये दोनों लिख दी। अब इन तीनों को आप एक साथ लिख दें तो ये आपके पास एलसीएम आ चुका है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करते थे, एचसीएफ में सिर्फ जो कॉमन होता था वो लिखते थे। एलसीएम के केस में आपने कॉमन और जो कॉमन नहीं होते इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है, राइट। इसी तरह ये सेकंड है। अब इस केस में हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, इन तीनों का अलग अलग से हमने फैक्टराइज कर लिया। ये फर्स्ट को कर लिया हमने फैक्टराइज तो ये रिजल्ट आ गया, सेकंड को किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, थर्ड को किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इसको हम डायरेक्टली इसलिए कर रहे हैं, डिटेल में नहीं कर रहे क्योंकि ये हमने बहुत डिटेल में और काफ़ी रेपिटेशंस के साथ इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन आपके सामने, यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन, यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम हियर। और कोई मिस्टेक है तो आप वहाँ से करेक्ट भी कर सकते हैं। अब इन तीनों में देख लें कॉमन क्या आ रहा है, x+2, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉमन फैक्टर। और जो कॉमन नहीं है वो कौन से हैं, x+2, x-2 और 2x-3, यानी कि 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये तीनों मैंने इधर लिख दी और ये हमारे पास कॉमन आ रहा था, इन सबको अरेंज करके लिख लें। अब यहाँ पे x+2 और x+2 रिपीट हो रहा है, तो इसकी पावर क्या 1, इसकी पावर क्या 1, यानी 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो ये बन जाएगा x+2 होल स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह ही आपके पास पार्ट 3 है। सबसे पहले आपने इसके फैक्टर्स निकाल लेने हैं, फिर इसके फैक्टर्स निकाल लेने। तो जब हमने इसके फैक्टर्स निकाले, अभी आपके पास बन रहा है, अगर आप इफ़ यू रिमेंबर, a² - b² वाला फॉर्मूला, जो कि किसके इक्वल होता है, a+b टाइम्स a - b। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में स्प्लिट कर दिया क्योंकि 4 का तो हमने कोई भी फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ, तो मैंने इस 4 को 2 टाइम्स 2 में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a+b टाइम्स a - b। नाउ इन दिस केस योर a इज x², तो ये क्या हो जाएगा, x² + y² टाइम्स x² - y²। अब यहाँ पे देखें, ये अगेन आपके पास फार्मूला बन रहा है a² - b², तो इसको अगेन हमने स्प्लिट कर दिया, राइट। अब इसी तरह सेकेंड वैल्यू को हम कर लेंगे। तो इस केस में देखें तो आपके पास क्या, हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट पेयर में से कॉमन ले लें, सेकंड पेयर में से कॉमन ले लें, तो आपके पास ये रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगेन यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू आपके पास कॉमन आ रही है, तो ये कॉमन ले ली, रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी x² - y²। ये फार्मूला बन रहा है आपके पास a+b टाइम्स a - b। अब इनमें से देख लें कॉमन वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, तो जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उनको हम देख लेते हैं। तो इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे पास, सिर्फ ये वैल्यू कॉमन आ रही है, x+y टाइम्स x - y, राइट। तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉमन, और जो बाकी पीछे बचेंगी वो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, वो भी लिख लिया। अब इन सबको आप अरेंज करके लिख लें, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है, राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4।
अब इसमें हमने क्या किया हुआ है, अगेन इसको, अब 4 का फार्मूला तो नहीं है ना मेरे पास, लेकिन स्क्वायर का मुझे पता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और फिर आपने ये फार्मूला एक्सपेंड कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। और अगेन इस केस में हम इसको स्प्लिट कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। यहाँ अगर नहीं भी करना है इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें। अब सेकंड वैल्यू को सॉल्व कर लें, तो इसमें ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, इन दोनों पेयर्स में से कॉमन लें और फिर आपके पास इस टर्म में और इस टर्म में आपके पास एक्स माइनस वन कॉमन है, वो कॉमन ले लिया और रिमेनिंग वैल्यूज बच गई एक्स स्क्वायर माइनस वन। फिर आपने इनको अरेंज करके लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए कॉमन वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है 2। अब इस 6 को भी मैंने ना स्प्लिट कर दिया 2 टाइम्स 3, तो ये 2 कॉमन आ रहा है और एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स बन जाएंगे और जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर्स बन जाएंगी। फिर आपने इनको अरेंज करके और मल्टीप्लाई करके लिख लेना। सो दिस विल बी योर ओवरऑल रिजल्ट फॉर फाइंडिंग द एलसीएम यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, हमने के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, इज एक्स प्लस 4 इज द एच सी एफ। सो एक्स प्लस 4 हमारे पास एच सी एफ है, किसका एच सी एफ है, हाइस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ इन दो वैल्यूज़ का, इन दो एक्सप्रेशंस का, राइट। तो हम इन दोनों को नाम दे देंगे, इसको हमने नाम दे दिया पी ऑफ एक्स का, ठीक है, और सेकेंड एक्सप्रेशन को हम कह देंगे क्यू ऑफ एक्स। और अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है x plus 4 is the HCF. Since x plus 4 is the HCF of P of x and Q of x, इन दोनों का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम ये कह सकते हैं कि P of x is exactly divisible by x plus 4। तो आप इन दोनों में से ना कोई सी भी वैल्यू ले लें, चाहे P of x के साथ सॉल्व कर लें तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा, या आप Q of x के साथ सॉल्व कर लें तब भी आपके पास सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब चूंकि हमें पता है x प्लस 4 इज़ दी एच सी एफ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल है ना, तो जब एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए तो हम उसको इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। वो तब भी डिविजिबल, एग्जैक्टली जब कोई चीज़ एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, इसकी एग्जांपल हमने काफ़ी दफ़ा रिपीट की, मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे 10 है, अब इसको अगर मैं 3 पे डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 3 टाइम 3 इज़ 9। अब यहाँ पे ये हमारे पास एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर में कुछ वैल्यू आ गई है, राइट। तो मतलब कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं हुआ ना। अब इसी को अगर हम डिवाइड कर देते हैं लेट्स सपोज 2 के साथ, तो 5 टाइम 2 इज़ 10। अब ये हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है और रिमाइंडर क्या आ चुका है, 0। तो जब कोई चीज़ हमारे पास एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए तो उस केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या होता है, 0। तो इसलिए हमने x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, राइट। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -4। अब इस x की वैल्यू को आपकी मर्जी है, आप चाहे p ऑफ x में पुट कर लें या q ऑफ x में पुट कर लें, दोनों से आपका रिजल्ट सेम आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे पुट कर दिया है p ऑफ x में, ठीक है। तो हमने ये p ऑफ x चूज़ किया, p ऑफ x, और इस p ऑफ x को भी आपने इज इक्वल टू 0 पुट कर देना, वाई, बिकॉज इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक है। तो ये इसकी हमने इक्वेशन लिख दी। अब इसमें हमने p ऑफ x, x क्या था -4 पुट कर देंगे। यहाँ से आप आगे इसको सिंपली सॉल्व करते चले जाएं, सिंपल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें क्या कह रहे हैं, इफ़ x प्लस 3 टाइम्स x एंड x माइनस 2 इज़ द एच सी एफ ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x, फाइंड k एंड l। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशंस गिवन है, p ऑफ x और q ऑफ x, और हमें उन्होंने ना इन दोनों का ऑलरेडी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बता दिया जो कि है x प्लस 3 और x माइनस 2। हमने सिंपली फाइंड आउट क्या करना है, k और l की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जो कि हमारे पास इन एक्सप्रेशंस में गिवन है, राइट। इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सो नाउ हमें ऑलरेडी पता है कि x प्लस 3 और x माइनस 2 एच सी एफ है, सिंस x प्लस 3 टाइम्स x माइनस 2 इज़ द फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, तो ये फैक्टर भी है, तो इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो अब चूंकि ये फैक्टर है तो इसमें देखें ये जो कॉमन वैल्यूज़ हैं ये हमने कैंसिल कर दी, x प्लस 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। दोनों फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं तो हमने कैंसिल कर दी, तो पीछे क्या बचेगा, x माइनस 2। हम कह देंगे x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ रिमेनिंग जो बच गई हैं वैल्यूज़, वो लिख दी। अब यहाँ से इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर दें क्योंकि ये फैक्टर है, इट मीन्स एग्जैक्टली डिविजिबल है, और जब कोई एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए तो उसका रिमाइंडर 0 होता है, राइट। ये रिवर्स प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इस x की वैल्यू को ना आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। इसमें हमने x की वैल्यू को पुट कर देनी है, और सिंस p ऑफ x इज इक्वल टू 0, वाई, बिकॉज इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल,
और जब एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए तो रिमाइंडर 0 आता है। अब यहाँ पे मैंने x की जगह 2 पुट कर दिया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में ना आपने जहाँ जहाँ भी x की वैल्यू आ रही है वहाँ पे 2 पुट कर देना है। इसको सॉल्व करते चले जाएं, यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू -2, राइट। अभी हमने ये पोर्शन सॉल्व किया सिर्फ p ऑफ x के साथ, ठीक है। ये देखिए हमने सॉल्व किया p ऑफ x। अब हमने यही सेम प्रोसेस रिपीट करना है विद q ऑफ x, ठीक है। तो सिमिलरली x प्लस 3x माइनस 2, ये हमारे पास HCF ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थे, तो ये कि मेरे पास इज अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x। अब हम q ऑफ x के साथ सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो अब इस केस में देखिए x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों में आ रहा है, तो ये मैंने कैंसिल कर दिए। तो पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ से x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ, यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यूज क्या रह जाएंगी, ये वाली। सो x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस l। अब यहाँ पे हमने इस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसको इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को आपने इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो इसको हमने क्या एज्यूम किया हुआ। अच्छा, अब ये यहाँ पे ना हमारा आपके पास ये q ऑफ x चल रहा है, ये गलती से मैंने ना p ऑफ x ही किया हुआ, तो ये सारा आपके पास q ऑफ x है, ठीक है। तो q ऑफ x को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और x की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे -3, तो जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे उसकी जगह -3 पुट कर देंगे। यहाँ से आगे सिंपली इसको आप सॉल्व करते चले जाएं तो l की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हमने k और l दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। तो ये आपके पास इसका कंप्लीट सोल्यूशन है फॉर क्वेश्चन नंबर 7। पहले हमने p ऑफ x के साथ सॉल्व किया सारा, फिर हमने q ऑफ x के साथ सॉल्व किया सारा, राइट। ये p ऑफ x, ये q ऑफ x, तो यहाँ से हमारे पास k और l की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। So in this question the LCM and HCF of two polynomials p of x and q of x are this and this, ठीक है। अब यानी कि ये पहले LCM लिखा हुआ ना, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है LCM, ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगा LCM और सेकंड क्या आ रहा है HCF, तो ये आपके पास आ जाएगा HCF, ठीक है। तो ये मैंने इधर लिख भी दिया कि ये हमारे पास LCM है, ये हमारे पास HCF आ गया, ठीक है। और टू पोलिनोमियल्स हैं जिनमें से एक गिवन है p ऑफ x गिवन है हमारे पास ऑलरेडी, और हमने q ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो इसमें अपने सिंपली ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेना, ये हमने ऑलरेडी डिराइव भी किया हुआ, ठीक है। p ऑफ x टाइम्स q ऑफ x इज इक्वल टू LCM टाइम्स HCF, ठीक है। अब इसमें हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है, q ऑफ x फाइंड आउट करना है, यानी ये फाइंड आउट करना है। अब इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू क्या आ रही है, p ऑफ x, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये देखिए p ऑफ x हमारे पास डिवाइड हो चुका है यहाँ पे। अब इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दें, यहाँ से सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल आपने इनको सॉल्व करते चले जाना। तो ये कैसे सॉल्व किया हुआ इन्होंने, यहाँ से सिंपली हमने किया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी पहले इस x को मल्टीप्लाई करना है विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, फिर आपने इस 1 को मल्टीप्लाई कर देना। तो जब x को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएंगी, और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। फिर आपने सिंपली इनको सॉल्व कर लेना, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये देखें ये आपके पास वैल्यूज़ सेम आ रही हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, q ऑफ x आ चुका है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज लेट p ऑफ x गिवन है हमारे पास, q ऑफ x भी गिवन है, HCF हमें इफ़ HCF ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x इज दिस। अब हमें उन्होंने बता दिया HCF गिवन है, LCM हमने फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम पहले सारी जो क्वेश्चन है ना उसको हमने डाटा के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, और फिर यहाँ से हमने फार्मूला यूज़ कर लेंगे जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, p ऑफ x टाइम्स q ऑफ x इज इक्वल टू LCM टाइम्स HCF। तो यहाँ से इन दिस केस मैंने फाइंड आउट करना है LCM, तो LCM ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है HCF, जो कि मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो ये देखें डिवाइड कर लिया हमने HCF को। अब इन तीनों वैल्यूज़ की, इन तीनों p ऑफ x, q ऑफ x और HCF की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, और यहाँ से इसको हमने सॉल्व कर लेना है। तो जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देंगे, 10 कैंसिल हो रहा है हमारे पास, x प्लस 3 कैंसिल हो रहा है, x माइनस 1 कैंसिल हो रहा है स्क्वायर के साथ, क्योंकि ये 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है ना, तो ये हमने कैंसिल कर दिया, पीछे ये 1 बच जाएगा, राइट। ये हमने वैल्यूज़ लिख दी यहाँ पर, ठीक है। न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमने सारी यहाँ पे लिख दी हैं, और फिर इनको आपने अरेंज कर लेना, पहले इनको आप सॉल्व कर लें। अब यहाँ से देखिए हमने क्या किया हुआ है,
कि ये जो वैल्यू थी ना, इसको हमने सॉल्व किया हुआ है, इस पोर्शन को, यानी इसको हमने फैक्टराइज़ किया यहाँ पे रेड कलर में, तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, और यहाँ से इससे आगे स्टेप में क्या किया हुआ कि ये हमने एज इट इज़ लिख दी अरेंज फॉर्म में, ये x-1 और ये x-1 रिपीट हो रहा है, तो इसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, और इन सबको बाकियों को अरेंज करके लिख देना आपने, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा LCM फॉर क्वेश्चन नंबर 9। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लेट द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज दिस। अच्छा, अब यहाँ पे ना क्वेश्चन आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि LCM एंड HCF, उन्होंने कहा इसका प्रोडक्ट, यानी कि इसका मतलब क्या है कि LCM टाइम्स HCF इज इक्वल टू दिस थिंग। ये देखें, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज दिस, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ रही है। राइट, एंड इफ वन पोलिनोमियल इज दिस एंड द सेकंड पोलिनोमियल इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो उन्होंने हमें दोनों पोलिनोमियल्स की वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, जो कि कौन सी हैं, इसको हम कह देते हैं p ऑफ x। ठीक है, इस वैल्यू को, और इसको हम नाम दे देते हैं q ऑफ x का। ठीक है, p ऑफ x भी आ गया, q ऑफ x भी आ गया, और हमने फाइंड आउट करना है k। तो यानी कि एक तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, LCM प्रोडक्ट, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दी, और इसी तरह p ऑफ x और q ऑफ x को भी हमने यहाँ पे लिख दिया। राइट, अभी यहाँ पे देखिए आपके पास जो कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही होंगी, यानी ये मैंने डायरेक्ट कैंसिल किए हैं। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये जब इस इक्वालिटी साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, और ये ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी ना। तो बजाय इसके कि मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मैंने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी x-2 यहाँ पे भी है, कैंसिल हो गए। इस तरह ये x+3 और ये यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। राइट, और फिर जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी, और फिर यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। पहले इस x को मल्टीप्लाई करना है विद x+5, तो ये आ जाएगा। देन प्लस इस 3 को मल्टीप्लाई करना है विद x+5, तो ये आ जाएगा। फिर इनको आप सॉल्व कर लें। अब यहाँ से ये x² और ये x² कैंसिल हो गए, रिमेनिंग वैल्यूज़ लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों साइड्स पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, तो इन दोनों के आप ना कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लें। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1x² का, और यहाँ पे क्या है 1। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट k है, तो k इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 8, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 8। राइट, ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज एक्सरसाइज। Waqas wishes to distribute 128 bananas and also 127 apples equally among a certain number of children। ठीक है, तो हमने ना, यानी वकास ने 128 बनानाज हैं और 176 एप्पल्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और वो इक्वल होने चाहिए। यानी अगर मैं एक बच्चे को दे रहा हूँ ना 5 बनानास, तो मैंने सारे बच्चों को 5 बनानास ही देने हैं। ठीक है, अगर इसी तरह अगर एक बच्चे को मैं दे रहा हूँ 10 एप्पल्स, तो मैंने बाकी सब बच्चों को भी 10 एप्पल्स ही देने हैं। ठीक है, मतलब कम ज़्यादा नहीं देने। ओके, सो फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस फाइंड आउट करने हैं हु कैन गेट द फ्रूट्स इन दिस वे। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू HCF ऑफ 128 एंड 176। तो हमने इन दोनों नंबर्स का ना HCF फाइंड आउट कर लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 176 मेरे पास डिविडेंड बन जाएगा, यानी ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, और 128 मेरे पास डिवाइज़र बन जाएगा। राइट, अब हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। सो 1 टाइम 20, 128 इज़ 128, फिर आपने माइनस कर देना, और ये आपके पास रिमाइंडर आ चुका है। अब यहाँ पे देखें, रिमाइंडर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 48, जो कि छोटी वैल्यू है ना। 48 इज़ स्मॉलर देन माई डिवाइज़र विच इज़ 128, यानी कि हम डिवाइड नहीं कर सकते। 128 के टाइम टेबल में 48 तो नहीं आता, तो क्या करेंगे, ये जो डिवाइज़र है ना, ये आपके पास नेक्स्ट डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास नेक्स्ट डिविडेंड बन गया, यानी स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, और ये जो रिमाइंडर था ना, ये रिमाइंडर आया था ना, ये अब हमारे पास डिवाइज़र बन चुका है। राइट, अब हम इसको अगेन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम 48 इज़ 96, सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 32 आ गया। अब ये 32 अगेन छोटा है 48 से, हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब ये 48 आपके पास बन जाएगा नेक्स्ट डिविडेंड, और ये जो रिमाइंडर आया था 32, ये आपके पास डिवाइज़र बन जाएगा। यानी अब हम 48 को डिवाइड करेंगे 32 के साथ। राइट, तो ये आ जाएगा 1 टाइम 32 इज़ 32। अब ये रिमाइंडर आ गया 16। अब 16 हम सॉल्व नहीं कर सकते 32 पे, क्योंकि 32 बड़ी वैल्यू है,
तो अगेन ये 32 नेक्स्ट आपके पास बन जाएगा डिविडेंड, और ये जो 16 रिमाइंडर आया था ये डिवाइजर बन जाएगा। सो इन दिस केस 2 टाइम्स 16 इज 32। सो जिस वैल्यू पे आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी जिस डिवाइजर पे, तो वो आपके पास HCF कहलाता है। ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, राइट। सो इन दिस केस माई HCF इज 16। सो हाइएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 16। ठीक है, अब हम ना जो हमारे पास आए थे फ्रूट्स कौन से थे, बनाना 128 थे और एप्पल्स 176। तो इधर हम कर लेते हैं, बनानास हमारे पास आ चुके हैं, कितने थे क्वेश्चन में, 128, और एप्पल्स हमारे पास थे 176। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि जो इन हर बच्चे को कितने बनानास मिले और कितने एप्पल्स मिले। ठीक है, तो ये आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ से ना डिवाइड कर देते हैं, तो इसको भी 16 से डिवाइड कर देते हैं और इसको भी 16 से डिवाइड, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो 16 है ना, तो हमें उससे भी आइडिया पता चल जाएगा कि हर बच्चे को कितने बनानास मिल रहे हैं। सो 128 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आ रहे हैं 8। तो हर बच्चे को आपके पास 8 बनानास आ रहे हैं, राइट। इसी तरह एप्पल्स देख लेते हैं, हर बच्चे के पास कितने एप्पल्स आ रहे हैं। सो 176 डिवाइडेड बाई 16, तो ये हमारे पास 11 एप्पल्स आ रहे हैं। सो ईच चाइल्ड विल गेट 8 बनानास एंड 11 एप्पल्स, इक्वल आ रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। ये आज की मेरी एक्सरसाइज भी थोड़ी लेंथी थी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ आउट देयर, एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग।